Hello everyone. A very good morning, guys. Unfortunately, because of some issues, some technical whatever, we cannot come on to this one, right? I cannot talk to you guys straight like one on one karke. So what I'm gonna do is I am going to have this session with you, and whatever is going to get related with where you people are there to answer me, that whole session we are going to keep the next, right? So जहाँ पे भी आपको क्विज में पार्टिसिपेट करना है वो हम लोग बात के लिए रख रहे हैं ताकि आप उसे पार्टिसिपेट कर सको बिकॉज द मोटिव इज फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द चैप्टर प्रॉपर्ली एंड देन वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट वन. सो एज आई वाज टेलिंग यू गाइस कि पहले आई टोल्ड यू कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव. नाउ इन द एक्टिव सेंटेंसेस और द पैसिव सेंटेंसेस हाउ कैन यू आइडेंटिफाई देम. उनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, उनको पकड़ कैसे सकते हैं कि ये ससुरा एक्टिव है कि पैसिव है. आप इसको ऐसे कर सकते हो कि जैसे आप सेंटेंस में पहले ढूंढ निकालो कि वर्ब कहाँ है, यानी मेन वर्ब. आई एम टॉकिंग अबाउट मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया. You need to find out where is the main verb in the sentence. The moment you get hold of it, the moment you catch it, that main verb. So see that who is the doer of the main verb. Doer means यानी उस काम को कर कौन रहा है. If the doer of the main verb is initiating the sentence, अगर वही doer ही sentence की शुरुआत कर रहा है, so the sentence is going to be called as active. Why? How do we say na some of the kids are active kids. Why? Because they participate everywhere and they want to be the first one. So here in the sentence also we are following the same funda ki if the subject who is the doer of the sentence is there, is initiating the sentence, is beginning the sentence, so that will be called as active sentence. But if the doer of the sentence, that is the subject, is either mentioned at the last with the preposition by or is not present at all, so then in that case, it will be called as passive. Am I clear? To everyone, try to do that, right? For example, let's see. He is talking to me. Ya fir I'll give you another. This is what we had done yesterday. So now I'm giving you another example. See. Okay. He played chess. Now in this one, what is the main verb? Played. And who is doing it? He. And he is beginning the sentence as well. तो ये क्या हो जाना है, ये एक्टिव है. और ये एक्टिव में भी टेंस कौन सा है, ये हमारा V2 है, तो यानी ये सिंपल पास्ट है, राइट? अब अपने को क्या करना है, पैसिव को क्या करना है. सी एक्टिव और पैसिव की लड़ाई ही ये है कि ऑब्जेक्ट का ये कहना है कि हर बार तुम सेंटेंस की करते हो शुरुआत, कभी तो मेरा भी दिन आएगा, अपना टाइम आएगा. अभी फाइनली आ गया. सो नाउ द कॉन्सेप्ट इज, यहां पे ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, और ये हम एक्टिव और पैसिव पढ़ रहे हैं. नाउ लेट्स सी. सो अब क्या करेंगे, पैसिव क्या करेगा, चेस से बिगिन करेगा सेंटेंस को. सो चेस. अब ये जो कि सिंपल पास्ट है और पैसिव के सिंपल पास्ट में वॉज या वर का ऑप्शन होता है हमारे पास. तो चेस चूंकि सिंगुलर है तो हमारे पास ऑप्शन होगा वॉज. तो चेस वॉज. अब इसका चूंकि पैसिव में क्या होता है, वी का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. सो प्ले का थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म है प्ले, सेकंड इज प्लेड, थर्ड इज प्लेड एंड द लास्ट वन इज प्लेइंग, राइट? तो थर्ड भी प्लेड ही है, तो चेस वाज प्लेड. अब इसके बाद बाय हिम. गॉट इट? सो नाउ हियर एज आई टोल्ड यू, यू नीड टू फाइंड आउट द वर्ब. अब जैसे हमने इसमें वर्ब ढूंढा, तो वर्ब को कौन कर रहा है, प्ले कौन कर रहा है, ही कर रहा है. अच्छा जी, ओके, तो ये एक्टिव हो गया. अब हमने दूसरे सेंटेंस में देखा, अच्छा ये है मेन वर्ब, लेकिन इस मेन वर्ब को कौन कर रहा है, प्ले का काम कौन कर रहा है, चेस तो करेगा नहीं, चेस तो खेला जा रहा है, तो यानी कि इसको करने वाला सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर रहा, तो ये कायदेतन पैसिव हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू पीपल येस्टरडे. अब हम इसके आगे बढ़ते हैं. इसके आगे आने के बाद आई टोल्ड यू दैट इन हाउ मेनी पार्ट्स आर वी गोइंग टू डिवाइड द चैप्टर. सो आई टोल्ड यू इन 3 पार्ट्स. टेंसेस विद देयर sentences, that is questions and all that. Second is going to be modals, all different kinds of modals with their present, past and perfect mode. अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने होते हैं, that is what I will be telling you later on. And finally we are going to have the grammar of make and imperative. And I have told you imperative basically means the kind of sentences which does not have which do not have this subject in it, right? Okay, ये हमने कल देख लिया. इसके बाद फिर हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद हमने शुरू किया टेंसेस, राइट?
और टेंसेस में आई मेड दीज टू चार्ट, एक्टिव का चार्ट बनाया और पैसिव का चार्ट बनाया। और तुम्हें मैंने बताया कि एक्टिव वाले में कुछ चीजें जो कॉमन है वो ये है कि एक्टिव के कॉन्टिन्यूअस और सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट वाले जितने भी हैं वो, और परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले, इन सब में जो भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है बिल्कुल वही हेल्पिंग वर्ब पैसिव में भी इस्तेमाल होता है। यानी अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव लगा रहा है इज एम आर, तो पैसिव भी वही लगा रहा है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव में हैज हैव लग रहा है तो पैसिव में भी वही लग रहा है। अगर एक्टिव के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन हैव बीन लग रहा है, so the same thing is used with the passive as well. Cool, fine it is. So ये था कुछ कॉमन ट्रेड। कॉमन बातें क्या थी कि एक्टिव और पैसिव में नीचे के तीनों ब्लॉक्स जो होते हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सारा का सारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो ऐसे उठा करके एक्टिव से ऐसे पैसिव में सेट कर देते हैं। यानी ये कॉमन बात है जो एक्टिव और पैसिव दोनों में एक जैसी है। अब अलग क्या होता है पैसिव में जो एक्टिव से अलग होता है? भाई इंडेफिनिट वाला बॉक्स भी तो है हमारे पास। इंडेफिनिट वाला जो बॉक्स है उसका जो हेल्पिंग वर्ब है पैसिव का, वो एक्टिव से जुदा होता है। दैट इज बेसिकली डिफरेंट। यानी सिंपल प्रेजेंट एक्टिव यूज करता है डू डस, लेकिन पैसिव यूज करता है इज एम आर। सिंपल पास्ट एक्टिव यूज करता है डिड, लेकिन पैसिव यूज करता है वॉज वर। सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करता है विल एक्टिव में, लेकिन पैसिव में यूज करता है विल बी। राइट, ये चेंजेस हुए। सेकंड चेंज ये था कि एक्टिव में 12 बॉक्सेस होते हैं, यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो 3 4 12। सो एक्टिव में 12 बॉक्सेस होते हैं, लेकिन पैसिव में 12 की बजाय 8 बॉक्सेस होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? वो 4 बॉक्स कहां गायब हो गए, उन्हें क्यों नहीं लिया गया, या व्हाटएवर इज द थिंग दैट आई टोल्ड यू यस्टरडे इटसेल्फ, ये हमने कल कर लिया। राइट, इसके तुरंत बाद जैसे ही हम टेंसेस को कंप्लीट करते हैं हम पहुंचते हैं सेंटेंसेस की तरफ पे। तो कल मैं आपको बता रही थी डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस। राइट, हमने शुरू किया था इंडेफिनिट पे। इंडेफिनिट पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, यानी एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस का दिया था एग्जाम्पल, जहां पे एक्टिव में तीनों कॉन्टिन्यूअस होते हैं, लेकिन पैसिव में सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। काई को नहीं होता, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू डार्लिंग। अगर अनफॉर्चुनेटली आप में से किसी का भी ये मिस आउट हो गया हो, अगर आपने ये मिस आउट कर दिया है तो नॉट टू वरी एट ऑल, आपके डिस्क्रिप्शन में वीडियोस ऑलरेडी पड़े होंगे, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। कूल, फाइन इट इज। नाउ टुडे लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द परफेक्ट वाला, बिकॉज आई टोल्ड यू एंड यू वांटेड अ क्विक रिकैप। और चूंकि अभी मैं आपके सामने ऐसे वाले पे नहीं हूं जैसे अपन लोग रोज होते हैं अनफॉर्चुनेटली, सो उस केस में इतना देना जरूरी था आपको ये रिवीजन काइंड ऑफ अ थिंग। सो अब हम परफेक्ट से शुरू करते हैं। परफेक्ट में क्या है? इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, यानी एक्टिव में भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट है और पैसिव में भी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट है। एक्टिव का जो मेन वर्ब है वो भी V3 है और पैसिव का भी जो मेन वर्ब है वो भी V3 है। एक्टिव का जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए है हैज हैव, जहां पे हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल और आई और यू के साथ जाता है। तो वहीं पे पैसिव का प्रेजेंट परफेक्ट होता है हैज बिन, हैव बिन। इधर पास्ट परफेक्ट होता है इनका हैड एक्टिव का, तो यहां पे पास्ट परफेक्ट होता है हैड बिन यानी पैसिव में। अगर एक्टिव में लास्ट का यानी फ्यूचर परफेक्ट होता है विल हैव, ये एक्टिव में, तो इन पैसिव वी गेट विल हैव बिन। गॉट इट? नाउ लेट्स चेक इट आउट कि हाउ द सेंटेंसेस आर गोना बी and what exactly are going to be the changes according to it. Now let's see. Here it is. So let me again divide the two gharanas and I'll choose my own color, that is red one. Okay, fine. So अभी ये हमारा हो गया present perfect, past perfect and future perfect. अभी present perfect का तरीका क्या होता है? अपन लोग जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है यह हर किताब में दिया होता है, लेकिन as a teacher, as a buddy, आपको मुझे एक ही बात बतानी है और वो बात ये है कि आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी फॉर्मूला से सेंटेंसेस मत बनाओ। सेंटेंसेस से फॉर्मूले निकल आते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होगा ना, आपको रटने पर मजबूर करेगा, और कोई भी चीज जो आप रटते हैं समझते नहीं है वो आज है कल दफा हो जाती है। सो वी कैन नॉट टेक लाइक वी कैन नॉट अफोर्ड दैट मिस्टेक, राइट? सो नाउ लेट्स सी ओवर हियर हाउ एग्जैक्टली इट इज। तो अभी हम इन पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, ये जो भाई साहब जो ऊपर है इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं ये फिर कॉन्सेप्ट ये आता है कि मैम जो उस पर ध्यान नहीं देना तो आपने उसको पहले क्यों लिखा हुआ है?
डार्लिंग मैंने उसको इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब भी आप बुक्स वगैरह पे जाते हो ना, क्योंकि कई बार होते हैं कुछ स्टूडेंट जाते होते हैं जिनको बुक में ही ऐसे सर दे मारना होता है, तो वहां पे क्या होता है डार्लिंग कि आप फॉर्मूले पे डिपेंड हो जाते हो, यार इसका फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला सेंटेंसेस के बाद बनते हैं, फॉर्मूलाज पे सेंटेंसेस नहीं। सेंटेंस बनाया जाता है यानी आप जीना शुरू करते हैं, सही गलत का जो फैसला होता है वो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे होता जाता है। यही चीज सेंटेंसेस में भी रखिएगा, इससे क्या होगा नेक्स्ट टाइम आप गलती करने से भी बचेंगे और चीजें आपको कंप्लीट भी होंगी। गॉट इट? नाउ लेट्स सी एग्जांपल। पहला एग्जांपल है द न्यूज हैज सरप्राइज्ड अस। द न्यूज हैज सरप्राइज्ड अस, तो जाहिर सी बात है पैसिव जो है वो अस से शुरू करेगा और अस का सब्जेक्टिव क्या होगा, वी हो जाएगा। और चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पे पहले वी आएगा फिर इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में? प्रेजेंट परफेक्ट में दो ही ऑप्शन है, हैज बीन, हैव बीन, तो वी के साथ क्या जाएगा, हैव बीन। नाउ लेट्स सी, वी हैव बीन। अभी सरप्राइज उधर भी V3 है इधर भी V3 है, तो वी हैव बीन सरप्राइज्ड एट द न्यूज, not by the news. We were surprised at the news. Now abhi I will tell you, all of you, I want you to mark this. इसको प्लीज इसको मार्क करिएगा अभी, और इसमें लिखिएगा कि यहां पर by का इस्तेमाल क्यों नहीं किया मैम ने, because I will be telling you a little like you just take a chill pill. Now the next one, he will have understood your ulterior motive by that time. वो समय तक वो तुम्हारा जो मोटिव है, ये जो प्रॉपर मोटिव है, तुम्हारा जो उद्देश्य है वो समझ चुका होगा। सो ही विल हैव अंडरस्टूड योर अल्टीरियर मोटिव, सो दैट मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, योर अल्टीरियर मोटिव, तो हम यहीं से करेंगे शुरू। सो योर अल्टीरियर मोटिव, अब यहाँ पे विल हैव था, यहाँ पे होगा विल हैव बीन। अंडरस्टूड विल रिमेन अंडरस्टूड, सो योर ulterior motive will have been understood by him by that time. By him by that time. Am I clear? अगर आप इसको ये लिखते हैं will have been understood by that time by him, तो भी वो correct होगा, वो incorrect नहीं होगा। Clear buddy? Cool. Now coming for the last example. The committee had looked into the matter impartially before he was found guilty. अभी क्या होता है, मैं आपको इस तरह की एग्जांपल क्यों दे रही हूं बड़ी, बिकॉज एग्जामिनेशन में जब एक एक लाइन वन लाइनर आता है तब तो कोई टेंशन ही नहीं होता है, लेकिन जब इतने ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स जुड़ना शुरू हो जाते हैं तो हम ये समझ नहीं पाते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट को पिक करके आखिर हम पैसिव बनाना शुरू करें। तो जरा चेकआउट करते हैं। द कमिटी सब्जेक्ट हो गया, हैड लुक्ड, हैड हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, लुक्ड हो गया थर्ड फॉर्म। द कमिटी हैड लुक्ड इनटू, looked into what? The matter impartially before he was found guilty, right? अभी before he was found guilty ये additional information है, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो additionally उसमें डाला गया है, तो हम मेन ऑब्जेक्ट कहां से पिक करेंगे? The committee had looked into the matter, right? So now let's see. Here the matter is going to play object number 1. So the matter, अब वहां पे हैड लुक था, यहां पे आएगा हैड बिन लुक्ड, सो द मैटर हैड बिन लुक्ड, और लुक के बाद क्या लग रहा है, इनटू, सो द मैटर हैड बिन लुक्ड इनटू, किसके द्वारा? बाय द कमिटी, बाय द कमिटी। उसके बाद क्या है, इम्पार्शियली, इम्पार्शियली, और फाइनली जो ये था ये पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी कर दिया। यानी कि जब मैं ये इतने लेंदी सेंटेंसेस ले रही हूं तो इसका मतलब सिर्फ ये हो रहा है, वजह सिर्फ ये हो रही है ताकि मैं इन सेंटेंसेस से आपको ये क्लियर कर पाऊं, आपको ये बता पाऊं कि अगर एग्जामिनेशन में इस तरह की सेंटेंसेस आते हैं तो आपको कैसे चूज करना है कि आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, आपका डीओबी क्या है, आपको कैसे काम करना है उस पर। डीओबी बेसिकली मींस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट? नाउ लेट्स सी, जब मैं कह रही हूं द कमिटी, कमिटी ने काम करा, कमिटी ने क्या करा, हैड लुक्ड इनटू, उन्होंने छानबीन करी, यानी हैड लुक्ड इनटू यानी छानबीन करना, किस चीज में? द मैटर, मैटर में करी, और कैसे करी? इम्पार्शियली करी, यानी बगैर बायस्ड हुए करा, यानी किसी का पक्ष बगैर लिए हुए किया। बिफोर ही वॉज फाउंड गिल्टी, वो मतलब इसके पहले कि वो गिल्टी सिद्ध होता, उसके पहले ही ये सब हुआ, राइट? सो द कॉन्सेप्ट इज बिफोर ही वॉज फाउंड गिल्टी, ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो अपने को क्या करना है, और इसी से रिलेटेड है, यानी ये हैड लुक्ड इनटू से रिलेटेड है इम्पार्शियली, तो हमने क्या करना है, एकदम सिंपल फंडा वही
वही निकालना है। द मैटर से शुरू करना है और ये अपने आप बनता चला जाता है। द मैटर, इसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन लुक्ड पैसिव का, इनटू, क्योंकि लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन, ये फ्रेज है। सो द मैटर हैड बीन लुक्ड इनटू, किसके द्वारा? बाय द कमिटी, कैसे देखा गया था? impartially before he was found guilty. Am I clear? So this is how you people are going to do it. But in the case, if unfortunately इसमें अभी भी कोई question, कोई query, कोई doubt रह जाता है, तो you know me, you know where to find Roma ma'am. But हाँ, I know. Seriously, trust me, you guys are not there. I'm unable to talk to you people, and I'm missing you a lot. I'm missing all of you a lot. So now the concept is, this is how it is going, and I have told you, mark this point at the nose, right? Just mark this point. Now let's go for the last one. Last वाला क्या होता है? Perfect continuous. लेकिन perfect continuous में जाके हम लोग को time waste करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि perfect continuous के तीनों boxes, यानी present, past और future perfect continuous सिर्फ active में exist करते हैं, passive में exist नहीं करते। क्यों नहीं करते? This I have already told you, buddy. So see that you check out the video where I have made it very clear to you कि आखिर एक्टिव में तो बनता है, पैसिव में क्यों नहीं बन पाता है। सो दैट मीन्स यहां तक आने के बाद पैसिव हो जाता है डन। टेंसेस और सेंटेंसेस के मामले में पैसिव हो जाता है डन। लेकिन मैंने, जब आपको याद हो, जब मैंने शुरू किया था ये चैप्टर, तो मैंने आपको बोला था कि एक्टिव पैसिव को समझने वाले 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जो ये करते हैं कि जैसे लाइक यू नो, आता है मैम, मुझे आता है, बस वो मैं एक्सेप्शंस में फंस जाता हूं। यही है वो एक्सेप्शंस जो अभी मैं आपको क्लियर करूंगी, राइट? फिर दूसरे वाले वो आते हैं कि मैम आता है लेकिन पता नहीं क्यों समटाइम्स कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है, तो उस कॉन्सेप्ट पे तो हम लगातार शुरुआत से ही काम कर रहे हैं। और उनमें से फिर कुछ वैसे वाले आते हैं जो कहते हैं मैम जी समझ ही नहीं आता है, पता नहीं इंटरेस्ट नहीं आता, समझ नहीं आता, बहुत इरिटेट करता है या फिर कंफ्यूज करता है। सो उस चीज पे भी शुरुआत से आई गेस, एंड आई एम श्योर, आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड कि द वे आई एम टीचिंग यू गाइज, आई होप आपको फंडे क्लियर हो रहे हैं। सो अब चलते हैं एक्सेप्शंस की दुनिया में पैसिव की। अभी भी हम एक्टिव पैसिव ही पढ़ रहे हैं। पहला मोटिव था टेंसेस और उसके सेंटेंसेस, हम उन्हीं पर काम कर रहे हैं। अब इसमें हमने जितने भी पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं इसको हमने पढ़ लिया, इसके नेगेटिव भी ऐसे ही बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये था द न्यूज हैज नॉट सरप्राइज्ड अस, तो इसका पैसिव क्या बनेगा? We have not been surprised at the news. Right? Am I clear? So the concept over here is, अगर not वाला होगा तो बस एक not जुड़ता चला जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसे ही जब आप सवाल बनाएंगे तो सवालों में भी वही चीज होगी, लेकिन सवाल के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे दूंगी क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी हम चलते हैं इसके एक्सेप्शन चेकआउट कर लेते हैं कि कौन से एक्सेप्शन किस प्रकार से, किस हिसाब से होने वाले हैं। लेट्स चेक इट आउट। नाउ हियर नोट, हियर आर सम एक्सेप्शंस। नाउ लेट मी टेल यू। नोन अगर आता है वर्ड तो उसके साथ टू लगता है। सरप्राइज्ड अगर आता है तो उसके साथ एट लगता है। अमेज्ड भी अगर आता है तो एट लगता है। अस्टोनिश्ड आता है तो भी एट लगता है। स्टार्टल्ड आता है तो भी एट लगता है। वेक्स्ड आता है तो भी एट लगता है। अनॉयड with somebody होता है and annoyed at something होता है। contained के साथ in ही आता है। embodied के साथ in आता है। crammed के साथ with आता है। decorated के साथ with आता है। filled या ornamented के साथ भी with आता है। throng के साथ with आता है और tired के साथ of और engulfed के साथ in आता है। यानी मैं आपको क्यों बता रही हूं ये चीज, जैसे मान लो पहला वाला एग्जांपल में लेते हैं। अगर मैं एग्जांपल में ले रही हूं, अच्छा यहां पे मैंने लिख के रखा हुआ है, दैट्स गुड रोमा, यू आर टू गुड। सो नाउ द थिंग इज ओवर हियर, सी द एग्जांपल, आई नो हिम। तो जब हम इसको चेंज करते हैं ना तो हम ऐसे लिखते हैं, हिम का ही हो जाएगा। आई नो हिम ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ही इज नोन बाय मी। जब हम पैसिव बनाते हैं, क्योंकि अपने को लगता है ना भाई बाय तो लगता ही है लास्ट में, सब्जेक्ट से पहले तो बाय लगता है, पर ये हर जगह नहीं होता। इसीलिए मैंने आपको बोला कि सब्जेक्ट लास्ट में या तो बाय के साथ मेंशन होता है या वो नहीं होता है। और बाय मैंडेटरी नहीं है,
यानी सिर्फ बाय को देख करके प्लीज पैसिव होने का अंदाजा मत लगाइए। एग्जामिनर्स को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग अपने शॉर्टकट के चक्कर में कुछ बहुत गंदा सा कर देते हैं। तो सी दैट यू बी वेरी केयरफुल। इसी का एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। आई नो हिम को अगर नॉर्मल पैसिव में आप बदलोगे तो डेफिनेटली आप ऐसे ही बदलोगे, ही इज नोन बाय मी। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है यहाँ पे ध्यान देना तुम। आई नो हिम यानी मैं उसे जानता हूं, राइट लेकिन जब आप ये लिख रहे हो बाय मी तो इसका मतलब होता है वो मेरे द्वारा जाना जाता है, यानी उसकी शख्सियत ही मुझसे है। ऐसा तो कुछ नहीं कह रहा ये सेंटेंस। भाई सामने वाले की शख्सियत मुझसे है, यानी अगर मैं नहीं तो कोई उसे नहीं जानता, ऐसा कुछ तो हो ही नहीं रहा। ये तो बस एक नॉर्मल जान पहचान की बात हो रही है। तो अगर हम इस एक्टिव से इस पैसिव में चेंज करेंगे तो सेंटेंस के मायने ही ध्वस्त हो जा रहे हैं। वी आर लूजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड इन एक्टिव पैसिव यू कैन नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए। नाउ अब इसमें क्या करना है जरा देखिए। पहले वाला अगर नोन आ रहा है तो टू आएगा। सो ही इज नोन टू मी, नॉट बाय मी। इसीलिए ये जो कुछ एक्सेप्शंस है मैं आपके लिए लेके आई हूं। अब इसको अच्छे तरीके से याद करने का पता है क्या है, एक एग्जाम्पल तो हमने आपको दे ही दिया है। बाकियों का देखिए क्या है। सरप्राइज्ड ये भी चौंकना है, अमेज्ड अमेजिंग ये भी चौंकना है, एस्टोनिश्ड दंग रह गए ये भी चौंकना है, स्टार्टल्ड वो ये वाला भी चौंकना है, वेक्स्ड अगेन कंफ्यूजन में चौंक जाना किसी चीज को लेकर के। सो ये सारे के सारे क्या है, चौंकने वाले ही हैं। तो जब भी आपके एक्टिव में ये चौंकने वाले वर्ड्स आए तो हमेशा ध्यान रखिएगा बडी, कभी भी बाय मत लगाइएगा, उसके साथ हमेशा एट लगाइएगा। जितने भी चौंक जाने वाले, चौंका देने वाले वर्ब्स हैं, देने वाले वर्ड्स, इनके साथ हमेशा एट लगाइएगा ऑलवेज। कभी भी इनके साथ पैसिव में बाय नहीं लगाइएगा। एम आई क्लियर? राइट। अब जरा दूसरा देखिएगा। अनॉयड दो तरीके से। अगर किसी शख्स से अनॉयड हैं तो आप लगाएंगे अनॉयड विद समवन। बाय क्यों? आप उसके द्वारा अनॉयड नहीं है, आप उसके साथ है इसलिए आप इरिटेट हो रहे हैं। सो इट इज विद नॉट बाय। वो आपको अनॉय करने का जरिया नहीं है, आप उसके साथ हैं, ये साथ आपको इरिटेट कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर आप किसी के साथ रह करके अनॉयड हैं सो अनॉयड के साथ बाय नहीं विद लगेगा, लेकिन वो भी अगर आप किसी के साथ हैं यानी लिविंग। लेकिन अगर ये नॉन लिविंग हो जाता है सो अनॉयड में भी एट लग जाएगा। यानी अभी तक जो ज्यादातर हमने देखे हैं उनमें एट ही लग रहा है। नोन के साथ टू लग रहा है, चौंकने के साथ और अनॉयड में नॉन लिविंग के साथ एट ही लग रहा है। अगर वो लिविंग हो जाता है तो विद हो जाता है क्योंकि साथ होते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है बिजी होना। कंटेन्ड हो गया, एम्बॉडीड हो गया, यानी बिजी होना, एम्बॉडीड मतलब साथ होना, कंटेन्ड राइट, एम्बॉडीड, एनगल्फ्ड। अब ये सारे के सारे क्या है, इन्वॉल्व होना। तो जितने भी इन्वॉल्व होने वाले होते हैं उनके साथ इन लगता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप किसी चीज में इन्वॉल्व हैं तो उसके द्वारा नहीं आप इन्वॉल्व हैं, आप उसमें इन्वॉल्व हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो वहां पे आप लगाएंगे इन, नॉट बाय। द सेम थिंग गोज विद क्रैम्ड, साथ रटना, डेकोरेटेड विद, डेकोरेटेड बाय नहीं। द रूम वॉज डेकोरेटेड, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह रही हूं आई डेकोरेटेड द रूम, सो द रूम वॉज डेकोरेटेड बाय मी। बिल्कुल सही है क्योंकि रूम सजाया ही मेरे द्वारा गया था, वरना ही सजा हुआ नहीं था। लेकिन अगर मैं कह रही हूं कि द फ्रिल्स डेकोरेटेड द रूम, फ्रिल्स ने कमरे को सजा दिया, वो जो लड़ियां लगी होती हैं, तो जब हम इधर लेके आएंगे तो फ्रिल्स लिविंग नहीं है, तो हम इसके साथ बाय नहीं लगाएंगे, राइट। सो व्हाट आर वी गोना से ओवर देयर, दैट द रूम्स आर या वर डेकोरेटेड विद नॉट बाय। अगर शख्स है, लिविंग है तो बाय, अगर शख्स नहीं है, नॉन लिविंग है तो एट, इन या विद का यूज करें। एवरीवन रिमेंबर इट। नाउ सी, द फायर एश द बिल्डिंग। फायर ने यानी आग ने बिल्डिंग को नस्तो नाबूद कर दिया, राख में मिला दिया। अभी जो ये फायर है ये लिविंग नहीं है, इट्स अ नॉन लिविंग स्टफ। तो अभी हम फिर क्या करेंगे, हम बाय नहीं लगा सकते।
बाय इज फॉर द पीपल, जिसमें एक एक्सेप्शन है नो। नो में दोनों ही लिविंग है लेकिन वहां पे टू लगता है क्योंकि वहां पे मायने बदलते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? फायर है। ये हमारा मेन वर्ब है और मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में है और द बिल्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या कहने वाले हैं? द बिल्डिंग वॉज, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में है ना V2 में। सो द बिल्डिंग वॉज एश्ड इन द फायर, यानी आग में जल के वो खत्म हो गया। राइट अगर आप यहां विद लगाएंगे तो यानी आग और बिल्डिंग साथ साथ थे, ऐसा नहीं था। आग अचानक से बिल्डिंग में लगी, बिल्डिंग में लगी, तो साथ होने का यानी विद नहीं लगा सकते। यहाँ पे एट से कोई मतलब होगा नहीं और बाय आप इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये नॉन लिविंग स्टफ है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एंड प्लीज 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 इसको जॉट डाउन जरूर कर लेना, जरूर से जरूर कर लेना। एक बार अभी मैं ये एक जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन पीपल स्पीक तो ये गड़बड़ी कर देते हैं, उसके लिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सरप्राइज के साथ एट, सरप्राइज के साथ एट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब समथिंग अनप्लेजेंट होता है, जब कुछ बुरा सा होता है, जो कुछ अच्छा नहीं है वो होता है। जैसे मान लीजिए कि आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज रूडनेस, मैं उसकी रूडनेस से सरप्राइज थी। तो अभी सरप्राइज के साथ क्या लग रहा था? एस्टोनिश, सरप्राइज, स्टार्टल्ड, एट ही लग रहा था ना। तो सरप्राइज के साथ एट आप तब लगाएंगे जब कुछ अप्रिय हो रहा है, कुछ अनप्लेजेंट हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन अगर कुछ प्लेजेंट हो रहा है तो सरप्राइज्ड बाय समथिंग प्लेजेंट। सो आई वाज सरप्राइज्ड बाय हिज रिजल्ट, यानी वो रिजल्ट ही था उसका जिसने मुझे सरप्राइज कर दिया। राइट सो अगर आप ये वर्ड यूज कर रहे हैं, ऑल ऑफ यू, लेट मी टेल यू वन थिंग अगेन। अगर नोन आ रहा है, द वर्ड नोन आ रहा है, तो उसमें बाय नहीं लग के टू लगता है। जितने भी चौंका देने वाले वर्ड्स होते हैं उनके साथ एट लगता है, उनके साथ एट लगता है। लेकिन अगर हम इन्हीं चौंका देने में अगर हम सरप्राइज की बात कर रहे हैं तो सरप्राइज में भी एट लगेगा जैसे सब में लग रहा है, लेकिन उसमें बाय तब लगेगा जब कोई ऐसी बात का जिक्र हो रहा है जो अच्छी है, जो अच्छा हो रहा है, तो दैट विल बी सरप्राइज्ड बाय। अगर आप किसी चीज में इन्वॉल्व होने की बात कर रहे हैं, ऑक्यूपाइड होने की बात कर रहे हैं, तो वहां पे इन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में फायर की यहां बात हो रही है। राइट सो बी वेरी केयरफुल while नेक्स्ट टाइम you convert the sentences from active to passive. Am I clear to all of you? So this is what you are supposed to do, and for now अभी के लिए it is going to be enough for you guys. For now it is done. अभी के हमारे वीडियो में इतना ही, because the next one it is going to be, as I told you, the questions. तो अगला वाला जो वीडियो मेरे पास आपके पास मेरा पहुंचेगा वो होने वाला है क्वेश्चंस, और उसके बाद हम शुरू कर देंगे मोडाल्स को लेकर के। यानी नेक्स्ट वाले सेशन में वी आर गोइंग टू हैव क्वेश्चंस एज वेल एज मोडाल्स। सो अभी तक जितना सिखाया है प्लीज कीप इट इनटू योर हेड, और अगर कोई भी क्वेरी होती है तो उसे प्लीज कॉपी में लिखिए। द मोमेंट वी आर गोइंग टू कम फेस टू फेस वंस अगेन, you can ask me your queries, you can inquire about it, and I'll be responding for sure with n number of examples which are going to make it very clear to you that okay fine, this is the concept and this is the way how we are supposed to lead. So abhi ke liye sirf itna hi. See ya, take care, missing you all, bye.